बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया, अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे मायनात तज़ीज़-ए-नगार जनाब एम.एस. कुरैशी जो कि चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSJ ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हम अपने मोअज़्ज़िज़ तज़ीज़-ए-नगार को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत अहम मौजू है हमारा। आज हम गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज पर। गुज़श्ता प्रोग्रामों में मेरी कुरैशी साहब से बहस मुबासा होता रहा है, तो आज इसके नताइज हम टैली करेंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं 23 में से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और एक जो नशिस्त है वो एक वहाँ की जो लोकल पार्टी है उसने हासिल की है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस गिलगित बल्तिस्तान के नताइज का हम क्या मतलब लेंगे कि ये जो नताइज हैं ये आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। जी कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया फारूक डोगर साहब, आपने थोड़ी जल्दबाजी से काम लिया है। आज ये टॉपिक नहीं रखना चाहिए था आपको, क्योंकि अभी हतमी नताइज नहीं आए हैं सर। अभी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का जो आप एलानिया जो आया है तकरीबन हो चुका है। अब जो एलानिया आया है उसके मुताबिक जो है आपने जो है ये सीटों की गिनती बताई है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। ठीक है, तो सरकारी नताइज आ जाते हैं तो उस पर हम बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बहरहाल एनी हाउ, तो मैं तो आपसे पहले ही प्रोग्राम में 2-3 मरतबा आप जो इस पर बात हुई है, मैंने कहा था कि वहाँ पर जो है वो एक अपसेट होगा। तो आप देख लें कि एक अपसेट हुआ है और जो आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो है वो बकौल आपके वो बड़ी तादाद में अक्सरियत में यानी सीटें लेकर आए हैं, जो ऐसा पहले माजी में वहाँ पर नहीं होता। दूसरे नंबर पे आया था। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार है ना, तो ये एक तरह का जो है ना वो चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ की आवाम ने ये नतीजा अक्स किया, अगर ये अवामी वोट से आए तो बज़ाहिर तो ये अवामी वोट से नहीं आए। ठीक है, अगर अवामी वोट से आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अवाम ने ये नतीजा अक्स किया कि ये पार्टीबाजी बेकार है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो। अब इसके साथ साथ मैं पिछले प्रोग्रामों में अपना ये भी कहता रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये प्री पोल जिसे कहते हैं ना, इलेक्शन से पहले एक सेटअप बनाया जाता है और जो माजी में भी हमने देखा है कि उन्हें पता होता है कि जनाब अली कि हमने हुकूमत किसकी बनवानी है। और जब आज़ाद उम्मीदवार जब कसरत से जीत रहे हों तो इसका मतलब यही होता है कि जनाब अली के हुकूमत ने अपने असर रसूख के जरिए जो मौजूदा हुकूमत है उसने वहाँ पर काम किया, अपनी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आज़ाद उम्मीदवार को जितवाया ताकि आज़ाद उम्मीदवार बाद में हुकूमत के साथ शामिल हो जाए। और यही होना है, यानी खुफिया हाथ। आपका कहने का मकसद ये है कि कोई खुफिया हाथ है जो एस्टेब्लिशमेंट का काम है सारा। ये खुफिया उफिया कुछ नहीं है जनाब, मैं ऊपर बात करता हूँ, कोई खुफिया उफिया नहीं है, ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट का है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान जब से पाकिस्तान बनाए एस्टेब्लिशमेंट में जाती है इस बात। खान लियाकत अली खान के मर्डर से लेके आज तक सारा पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सिवाय एक इलेक्शन के, कौन सा था वो बता दें, जो भुट्टो के दौर में हुआ था। अच्छा, उसके अलावा सारे जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सारे जनाब यानी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है पीछे। आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आपको वोटर को जनाब यानी वोट देखने नहीं दिया जाता। हम तजर्बे से गुजरे हैं ना, हम कारकुन रहे हैं, हमने ये काम किया है। जो पोलिंग एजेंट भी बने हैं, चीफ पोलिंग एजेंट भी बने हैं और जनाब यानी और भी दूसरे काम भी किए हमने। वहाँ देखा है कि पर्ची उठाई फलां टिक फलां टिक, जितने हमारे लोग बैठे होते हैं ना उनको देख। और यहाँ तक सूरत हाल होती है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी वहाँ जिस हल्के की होती है, बार दफा उनके जो एजेंट्स होते हैं उनको बैठने भी नहीं दिया जाता। अब क्या क्या बातें खोलेंगे इलेक्शन कमीशन की, ये सारा एक गोरख धंधा है। और इस गोरख धंधे के अंदर हमेशा आप ये देख लें कि जिसकी हुकूमत होती है जिस जगह पर वहाँ के उम्मीदवार अक्सरियत से वोट लेके जीतते हैं, जबकि ये कतई रूल नहीं है कि जिसकी हुकूमत हो वही आए।
एक तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम महंगाई का रोना रो रही है, दूसरी तरफ वो जनाब तहरीक इंसाफ को वोट डाल रही है। हाउ इज पॉसिबल? ये अकल वाली बात है, सोचने वाली बात है, इसको आप सोचें, इस पर गौर करें। इसीलिए उन्होंने ये गेम खेला कि ज्यादा अक्सरियत दिलवाएंगे क्या नाम है तहरीक इंसाफ को, तो जनाब यानी वो शक्कू को शुबात हो जाएगा, इसलिए आजाद उम्मीदवार को जितवा दो, ताकि जनाब आजाद उम्मीदवार बाद में हुकूमत में शामिल हो गए, हुकूमत बन गई। तो सर आपका तज्जिया है ना? जी बिल्कुल, मेरा तज्जिया नहीं, अवामी राय, अवामी तज्जिया भी यही है, अवाम देख लीजिए। एक प्रॉपर इलेक्शन में अवाम ने वोट डाले, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसको आप प्रॉपर हाथ इसको आप प्रॉपर इलेक्शन कह रहे हैं। ये प्रॉपर इलेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल बोगस इलेक्शन। कैसे? बिल्कुल थर्ड क्लास इलेक्शन। बताइए ना कैसे? जो इलेक्शन कमीशन की एसओपीज बनी हुई थी उस पर कहीं भी अमल नहीं हुआ। तो पहले इलेक्शन में कौन सा अमल होता रहा है? तो सारे इलेक्शन को मैं तो कंडम कर रहा हूँ, मैं तो सारे इलेक्शन को कंडम कर रहा हूँ। आप ये कहते हैं जनाब इलेक्शन सही हुए, मैं कहता हूँ सारे इलेक्शन कंडम। जब तक इतने में इलेक्शन बिल्कुल कंडम। आपकी जगह पे सब हकीकी उम्मीदवार आए ही नहीं कभी भी। जब जहां जिसका दिल चाहा, जिसकी मर्जी हुई। इसका कौन जिम्मेदार है जो हकीकी उम्मीदवार? एस्टेब्लिशमेंट। तो एस्टेब्लिशमेट को रोकने वाला कोई नहीं, कोई भी पैदा नहीं हुआ अभी तक। तो कौन रोकेगा? तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये कैसे चलेगा? कोई रोक ही नहीं सकता। आप ये देखिए ना, अगर हम, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी फौजी के मुतालिक, किसी अस्करी इदारे के मुतालिक कोई शख्स कोई आवाज उठाता है तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है, उसके खानदान तक को इबरत का निशान बना दिया जाता है। लेकिन और इतनी मुस्तैद हो जाती है चारों तरफ से जनाब अली, हर तरफ से जनाब अली उसको काउंटर किया जाता है। लेकिन इधर हमारे कश्मीरी माए बहनों की इज्जत लुट रही है, हमारे मुल्क के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, एलओसी की खिलाफवर्जी बार बार हो रही है, जो उन दुश्मनों को कोई इबरत का निशान नहीं बना। जवाब दिया तो है। क्या जवाब? 12 लोगों को, 12 फौजी उनके मार दिए यार। ये कोई बात, ये कोई जवाब नहीं जवाब दिया ना। बात दरअसल ये है, ये सारा जनाब अली हमारे ऊपर वाले लोगों की मेल जोल से सारे काम हो रहे हैं। नहीं सर देखिए, सारे काम मेल जोल से खिलाफवर्जी करता है तो पाकिस्तान का जवाब देता है। अब ये तो नहीं पाकिस्तान उस पर अटैक कर दे, ये तो फिर खुला खिलाफवर्जी जंग हो जाएगी ना। तो अच्छा अटैक जवाब दिया ना, तो भाई अगर मैं किसी अस्करी इदारे के मुतालिक, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अस्करी तमाम इदारे, उनके जितने भी तमाम जिम्मेदारान हैं, जितने भी तमाम जो उस पर काम करने वाले लोग हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो मुल्क और वतन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो काली भेड़ें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो काली भेड़ें हैं जो मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचा रही है, वो एक्टिव हो जाती है जब हम अस्करी इदारों की तरफ उंगली उठाते हैं। तो भाई जो अगर कोई अस्करी इदारे की तरफ उंगली उठा रहा है तो उसको भी आप जवाब दो, उसको भी आप कायल करो, गुफ्तगू से, बातचीत से उसको समझाओ, उसको हकीकत बताओ। नहीं उसको तो आप मलिया मेट कर देते हो। नहीं देखिए सर, अभी फर्क देखे ना, एक आपका अपना हम वतन है, अगर वो आपकी गलत करतूत की निशानदेही कर रहा है तो उसको हम मलिया मेट कर दे, तो सबूत भी देना, खाली बातों से तो। अच्छा सबूत नहीं दिए ना तो उसको हम कायल करो ना, उसको बताओ, समझाओ तुम गलत कर रहे हो। खामोश रहते हैं। आप छोड़ दीजिए इस बात को, जो मीडिया के ऊपर आकर अस्करी इदारों के बारे में बातें करते हैं, इसके बावजूद अस्करी इदारे खामोश हैं। जब्त का मुजाहरा कोई जब्त का मुजाहरा, ये सारी मुस्लिम लीग नून की जो बयानियां हैं, छोड़ दीजिए। मुस्लिम लीग के बयानियों को आप बार बार मत लेकर आइए, वो छोड़ दीजिए। क्यों ना लेकर? सही है, बात ये कि बात बढ़ जाएगी, याराने चमन जाने दो, बहुत सारी बातें हैं, छोड़ दीजिए। कोविड-19 का भी इस्तेमाल हो रहा है लोगों को बात करने के लिए, अभी आने वाली चीजें, वो तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है जी। तो फिर वो तो पूरी दुनिया की हुकूमतों में इल्जाम लग रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान पे भी लग रहे हैं, तो फिर आप कहते हो कि हम सच्चे हैं। लेकिन ये सब इल्जामात हैं, सच्चाई पूरी दुनिया गलत कर रही है, कोई नहीं है। अगर पूरी दुनिया गलत कर रही है तो आप भी गलत करोगे सर। ये सब महज बातें हैं, इल्जामात है। चलिए आप आगे बढ़िए, आगे की बात कीजिए। बात आपने करनी है, तो अभी मैंने तो आपको बता दिया कि जो कुछ वहां पर हुआ है, ये जो इलेक्शन है इसका बिल्कुल फेक इलेक्शन है। अच्छा, ये फेक इलेक्शन है, बिल्कुल फेक है। इसका रिजल्ट अब जो पाकिस्तान के इलेक्शन पर होगा या नहीं होगा, वो जब पाकिस्तान देखें, जब एस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का जो रुझान जिस तरफ होगा, वो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत आ जाएगी जब इलेक्शन होने जाएंगे। जी नाज़रीन, कुरैशी साहब का तज़किया आप लोगों ने सुना है। उन्होंने गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उनको फेक इलेक्शन करार दे दिए। तो अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी गुज़श्ता दिन इंडिया में दिवाली के मौके पर प्राइम मिनिस्टर उनके इंडिया के नरेंद्र मोदी ने राजस्थान बॉर्डर पर आकर बड़ी बड़के मारी हैं और पाकिस्तान और चाइना को खुल्लम-खुल्ला धमकी दी है कि हम आपसे जंग करेंगे। और 1971 में जो वहाँ पर एक वाक़या हुआ था राजस्थान बॉर्डर पर,
उसका वो बार बार बहुत वेला करते हैं, लेकिन असल में वो उसके बरक्स हुआ था। वाकई ये हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी का जो टैंक डिवीज़न है उनकी फाइट हुई थी इंडियन आर्मी के साथ। पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दे दी थी, लेकिन उन्होंने एयरफोर्स के ज़रिए पाकिस्तानी टैंक्स पर अटैक करवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कुछ नुकसान हुआ। तो उसी को वो अपनी फतह का नारे बुलंद करते हैं कि हमने ये बड़ा मार्का सर कर लिया। दूसरी तरफ चाइना की तरफ देखें, उनकी बॉर्डर पर जो इस वक्त पोजीशन है -10 से -20 तक टेम्परेचर है, और बहुत से फौजियों ने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी हैं और वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते हैं, और ये जंग का मुकाबले की बात करते हैं। हम कुरैशी साहब से बात करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी ने जो बढ़त मारी है और पाकिस्तान और चाइना को खुल्ला चैलेंज किया है, इसके दर पर्दा क्या हक़ाइक़ है और वो किसकी शय पर ये कर रहे हैं? देखिए, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह से जो है ना बिल्कुल आया है हर एक के ऊपर कि इंडिया जब भी कोई बात करता है तो उसके पीछे यहूदी लॉबी होती है, बिल्कुल, इसराइल होता है और अमेरिका होता है। तो अब इसने अगर आकर ये कोई बात की है तो ठीक है, वो कर सकता है बात। वो हमसे 100 गुना बड़ा मुल्क है और उसकी कुव्वत ताकत भी है, उसके पास जो उसके दोस्त हैं वो उसके सच्चे दोस्त हैं। आपके पास एक आपका दोस्त चाइना है, उसको भी आप टांगे खींचते रहते हो। जब उसका सदर पाकिस्तान आता है तो आप उसको जनाब अली खिताब नहीं करने देते पार्लियामेंट से, उसके साथ उसको भगा देते हो वापस। तो आपकी तो सूरत हाल ये है, वो उसके दोस्त पक्के हैं, वो उसका साथ देंगे, उन्होंने माजी में भी साथ दिया है। नहीं, आपका कहना मकसद ये है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान चाइना को चैलेंज किया है वो करेगा, वो अटैक करेगा पाकिस्तान पर। देखिए, वो अटैक करे या ना करे, आपको पता है इंडिया ने, अब आप सवाल करके जवाब तो ले लेना आप। जी जी। अब वो अटैक करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो उसके दिल में वो तो कह रहा है ना आपको। दिल में कहने से तो दिल में तो पता नहीं, जबान से कह रहा है ना, करके दिखाए ना, करके दिखाए, करता क्यों नहीं है यार? आप करके दिखाए ना, आप फिर मुझे जो है ना वो माजी में लेके जाएंगे। करके दिखाया नहीं, नहीं अभी की बात करें। 73,000 फौजी उसने आपके जनाब अली वो पुरानी बात है ना, पुरानी बात नहीं है, उसने किया था ना, उसने किया तो था। वो 73,000 फौजियों को ये खराज तहसीन पे है, वो खुद नहीं कर सकता, अपने लोग शामिल थे, वो खराज तहसीन पे है। गद्दार शामिल थे, कौन था गद्दार? मीर जाफर थे, उस वक्त जो भी होगा कौन था बताइए, जो कौन था? नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, आप बताएं ना। आप उस वक्त, मैं तो था नहीं, क्यों नहीं, पैदा भी नहीं होता उस वक्त, आप बताइए। अच्छा, इसका मतलब ये तो मैं जब से पैदा हुआ उसके बाद की बात करूं, पिछली बात ना करूं। अभी मौजूदा की बात कर रहा हूं सर। आप ये बताइए उस वक्त सदर पाकिस्तान कौन था? पिछली बातें क्यों करते हैं? सदर पाकिस्तान कौन था उस वक्त? आप मौजूदा की बात करें। बस सदर पाकिस्तान कौन था आप बताइए। नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दीजिए ना। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं? आपके पास अगर मालूमात नहीं है और आप मैं तो जिक्र नहीं कर रहा, उम्र से पिछले की बातों का मैं तो जिक्र नहीं कर रहा, प्रोग्राम करना आपके लिए बेकार है। मैं तो अभी प्रोग्राम करना आपके लिए बेकार है। आप इसका आपने आप मुझे गलत जगह प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं। सर मैं अभी आपका ये जवाब कैसे है कि जी वो मेरे से पहले की बात है? मैं अभी की बात कर रहा हूं ना, आप पिछली बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि वो भी जो बढ़ के मार है, अभी अटैक रेफरेंस है ना, तो आप रेफरेंस आप दे दीजिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे आपको एक्सप्लेन करेगा? रेफरेंस देगा ना, माजी में उसने करके दिखाया है ना सर। वो आप नेशन को लेके रटे हुए अपनी गद्दारी ने बात दरअसल ये नहीं है गद्दारी अपनों की हो या किसी की हो, आपके ऊपर उसने अटैक किया, आपके 73,000 फौजी कोई अटैक नहीं किया। बांग्लादेश ने उसको बुलाया, जो वहां की जो भी बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उन्हीं की शय पे उन्होंने उनको यरगमाल बनाया। क्या अटैक कर दिया उसने? आप सोचिए सा कारनामा अंजाम दे दिया। ये एक मुस्लिम उम्मा जी जो इस्लाम के नाम पे वतन बना, जो अपने आप को बड़े बहादुर तीसबार रखा कहते हैं, उनको आजाद करा के लाने वाला एक सिविलियन था जुल्फकार अली भुट्टो, और कैद कराने वाला एक फौजी डिक्टेटर था याया खान। हमारे 93,000 फौजियों को कैद कराने वाला याया खान था, फौजी डिक्टेटर, और उनको आजाद कराने वाला कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो, एक सिविलियन था। आप बात करते हैं यार कैसे हमारे सियासतदानों ने क्या किया इस मुल्क को? हमारे सियासतदानों ने 73,000 फौजी लाके हमको दिए, उनकी माँ, उनकी बहनों, उनकी बेटी से पूछो कि किस कस्बा कुश्ती की जिंदगी उन्होंने वहां गुजारी थी। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमारे अस्करी इदारों में अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद काली भेड़ों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। उन काली भेड़ों को जब तक हम बेनकाब नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारे मुल्क के साथ यही जुल्म, यही जाती होती रहेगी। 73 जैसा सानिया दोबारा हो सकता है।
अगर मोदी ने धमकी दी है तो 73 जैसा सानिया दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता सर, इंशाल्लाह नहीं होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसकी सिर्फ बढ़ के मेरे मुंह में खा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ये मेरे मुंह में खा। लेकिन अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन 2 जैसे गद्दार अगर मौजूद है तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। अल्ताफ हुसैन को यहाँ से कहां से लेकर आ सर उसने ही है ना, क्या किया? कराची के हालात थोड़े खराब किए उसने किए और किसने किए? वो परवेज मुशर्रफ कौन था? उसका बाप था अल्ताफ हुसैन, जो भी था वो कौन था? उसी की शय पर सारा होता है ना, सारा कुछ। हमेशा आपकी कोशिश ये होती है कि सारा बलबा सिविलियन पे डाल दें। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अल्ताफ हुसैन को इसमें लेकर आए बीच में। बात आपने एक बात शुरू की, आप तक थे जब अल्ताफ हुसैन ने किया था। अभी आप कहते हैं पिछली बात रिपोर्टिंग आई है, जब मैं पिछली बात का रेफरेंस देता हूं जो इंक्वायरी हो रही है, जब मैं पिछली बात का रेफरेंस कहता हूं आप कहते हैं पिछली बात। अभी इंक्वायरी क्या हुई है? सारी अल्ताफ हुसैन को अल्ताफ हुसैन बनाने वाला कौन है? वो पुरानी बात हो गई। बात करती हैं यार, अल्ताफ हुसैन जियाउल हक की पैदावार है, जियाउल हक ने अल्ताफ हुसैन को बनाया, परवेज मुशर्रफ ने उसको जनाब अली खून चूसने का पाकिस्तान किया, वो खुली छुट्टी दी, एक जमात बनी, 12 महीने का सानिया भूल गए कौन था उसके पीछे? अरे बातें करते हैं यार आप। नहीं मसला मैं तो अभी इसकी बात कर रहा हूँ ना, आप ये बात कर रहे हैं कि भी सारी आप सारा मतलब फौजी उस पर डाल रहे हैं। मैं फौजी पहले डाला, मैं कह रहा हूं हमारे अस्करी इदारों के अंदर कुछ गद्दार लोग हैं सर, हर जगह गद्दार मौजूद है। तो हम चाहते हैं वो बेनकाब हो। जब उनके खिलाफ हम बात करना चाहते हैं, हमारी आवाज बंद कर देते हैं, हमारा गला घोट देते हैं, हमें आप जमीन के अंदर दगाड़ देते हैं। अगर कोई सॉलिड बात कर रहा है, सॉलिड सबूत दुनिया के पास है यार, तो वो सॉलिड सबूत दुनिया के पास है, सामने है ताकि दुनिया के सामने मौजूद है सॉलिड सबूत। अब आपका ISPR पेपर लेके बैठ गया, हम इंडिया को बेनकाब करेंगे, हम जनाब पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को अरे आप क्या बेनकाब करोगे इंडिया को यार? आप खुद बेनकाब हुआ भाई, बेनकाब कर रहे हैं, बेनकाब हुआ, आप बेनकाब करते रहो, आपकी सलवार उतारता रहे, आप उसको बेनकाब करते रहो, नीचे से सलवार आप भी उतारता रहे। क्या बात कर रहे हैं? सलवार उतार नहीं रहा तो क्या कर रहा है? आपके नंगा कर दिया। 2019 में फरवरी में आया था तो कैसे मार खा के गया था, अभी अंदर कैसे हवाले किया था? 24 घंटे के अंदर आपने वापस कर दिया। यार वो तो एक स्लोगन के हवाले से वापस किया, कोई स्लोगन वो लोगों ने आप थर-थर कांप रहे थे, वो अटैक सियासतदान के हवाले से आप थर-थर कांप रहे थे। यार आपने कौन सा कमाल कर दिया? आपने अभिनंदन को अगर भेज दिया वहां पर तो आपको क्या दुनिया ने क्या तोहफा दे दिया? सर पाकिस्तान का अच्छा इमेज है, क्या इमेज किया यार? आप इमेज को लेकर बैठे हैं अपने यार, कमाल है। आप ये देखें कि आप 70 साल हो गए, आप अपने इमेज को लेकर बैठे हैं, वो ऐसी की तैसी किए चले जा रहा है, ऐसी की तैसी किए चले जा रहा है, आपको हर नोट पे मार रहा है, आपका मतलब 2 टुकड़े कर दिया उसने। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट फाइट होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया? भाई फाइट की बात नहीं है, आप अगर पावरफुल है, आपकी हिकमत अमली सही है, तो उसको आपकी तरफ आंख उठा के देखने का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं यार आप अपनी तारीख भूल गए, फिर मैं बात करूंगा तारीख की, आप बोल दो पे तारीख। मैं तो हमारे छोटे-छोटे लश्करों ने हमारे बड़े-बड़े मुल्क पता किए हैं। जी जी, हमारी इतनी बड़ी फौज है, आप पे इतनी बड़ी दुनिया की बेहतरीन फौज है, दुनिया का सबसे ताकतवर सब कुछ है, फिर इसके बाद रोते क्यों रहते हैं? क्यों हमारे ऊपर बार-बार वो अटैक करता है? सर अब देखिए वो एक इंतहा पसंद कंट्री है यार, इंतहा पसंद को जवाब दो बराबर उसका। तो जवाब पाकिस्तान देता है। इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है यहूद और नसारा को आप मुकम्मल तहफ्फुज़ दें, यहूद और नसारा को तहफ्फुज़ दें अपने वतन के अंदर, ठीक है, सुकून से रहने दें। अगर वो आपको छेड़ते नहीं है, अगर वो आपको छेड़ते हैं तो उनको आप छोड़े नहीं, ठीक, तो वो हमें बार बार छेड़ रहा है। जी जी, क्यों हमारे कश्मीर के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उसने। जी जी जी, आप दुनिया को उसका चेहरा दिखा रहे। वो इमरान नियाज़ी साहब तकरीर करके आ गए, वो बड़ी तकरीर हो गई, वो हुआ क्या? अब तक आजाद हो गया कश्मीर? नहीं हुआ, हट गया वहां से, पैरा खत्म हो गया। जी जी, इज्जतें लुट रही हैं, अब बोले माओ बहनों की बिल्कुल लुट रही हैं, कत्ल हो रहे हैं नौजवान बच्चे बूढ़े। वो मकबूजा कश्मीर में हो रही है ना, पाकिस्तान मुसलमान है नहीं, वो नहीं मुसलमान तो है, और बिल्कुल इस्लामी दुनिया को सोचना चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। फिर अभी आपकी LOC के ऊपर अभी की बात कर रहे हैं, आप माजी को छोड़ दीजिए, अभी पिछले 1.5-2 महीने के अंदर कितनी शहादतें हुई है, कितने घर जले? बहुत ज्यादा, काफी टाइम उन्होंने वायलेशन की है, बमबारी की है, बहुत कुछ किया है। क्यों कर रहे हैं बार बार? बस वो किसी की शायद आप कहते हो कि मोदी धमका, ओ भाई आप दुबक के बैठे हुए इसलिए कर रहे हैं, वो आपने 2-4 मार दिए फिर बैठ गए। अरे भाई ये क्या कर रहे हो यार? आप बार बार दुश्मन को मौका दे रहे हो, वो आपको मारता है, आपकी सिविलियन आबादी में बमबारी करता है, करके चलाया, तो आपने एक पकड़ा वापस। आपकी निगाह में इसका क्या सोल्यूशन आप बताइए? इसका जहाज है, जहाज को जहाज का ऐलान कर देना चाहिए। बिल्कुल जनाब, और इंडिया में 70 साल से इतना बड़ा लश्कर फौज का क्यों पालना है? इसलिए पालना है कि जनाब अली वो हमारी माओ बहनों और बेटियों को लुटवाता रहे, कटवाता रहे।
सर वो तो सर पाकिस्तान में तो उन्होंने क्या हिफाजत किया है, क्या पाकिस्तान के अंदर किया है ना, पाकिस्तान के अंदर किया है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जाके क्या मारा ये बताइए, चिड़िया का बच्चा मारा तो बताइए आप। नहीं पाकिस्तान के बाहर हमारा किसी से क्या, सिर्फ इंडिया के साथ ही हमारा फटा है। और इंडिया के साथ क्यों फटा है? आप क्यों सारी सरहदें तो आपने खोली नहीं है, सारे दहशतगर्द तो वहां से आते हैं, उस वक्त आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहां जाते हैं? आसमान से उतर के आते हैं। देखें ज्यादा जो लोग आ रहे हैं अफगान बॉर्डर से ना, और अफगानिस्तान की बॉर्डर आपको पता बहुत बड़ी बहुत तवील है यार, तवील बॉर्डर पे कंट्रोल नहीं होता क्या? कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, अभी बाढ़ भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 70 साल से कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खा रहे हैं, आपके अस्करी इदारे सिर्फ लीजिंग कंपनी बनाने पे, सिविल प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मैं खुल्ला ये बात कह रहा हूं। अब आपके अस्करी इदारे बिजनेस कर रहे हैं, सिविल हुकूमत पैरेलल हुकूमत चला रहे हैं, कोई जादी काम नहीं कर रहे। हाँ, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कोई जल्जला आता है, कोई दहशतगर्दी होती है और मैदान में निकल कर आ जाते हैं। वो भाई पहले ये लोग भी बात नहीं है, पाकिस्तान की आते कैसे हैं? बहुत कुर्बानी है सर, कितने कुर्बानियां पाकिस्तान आर्मी के जवानों की हैं, तो मैं पाकिस्तान आर्मी के जिम्मेदारान की नहीं है। जिम्मेदार किसी जिम्मेदार ने कुर्बानी दी है बताइए आप मुझे ना, ताकि कोई जाके लड़ाई फोर्स के ऊपर। आप बातें करते हैं यार, आप तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों के अंदर, शहंशाही जहाजों के अंदर दुनिया भर का सफर करते हैं। वो तो एक जिम्मेदार होता है, एक ऑफिसर का डेकोर है, आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है, ये सिविल हुकूमत का काम है, ये आपका काम नहीं है, ये सिविल हुकूमत का काम है। आपका जो काम है वो करें। आपके दुश्मन को जो ना इतना आपका खौफ होना चाहिए कि वो आपकी तरफ मैली निगाह से देख ना सके। आप बातें कर रहे हैं यार। ठीक है ना अपना नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, हम शहादत को तरजीह देते हैं गुलामी के ऊपर। आपने तो हमारी पूरी कश्मीरियों को गुलाम बना दिया। आजाद कश्मीर का भी हिस्से के ऊपर जो बमबारी हो रही है, आप देखते हैं खत्म हो रहा है। जी नाज़रीन, हमारे और आप दूसरी बात, ये आपसे मैंने कहा था पहले भी, अभी कह रहा हूँ, आप आइंदा मुझे ये मत कहिएगा कि जनाब अली कि आप जनाब मैं वो तो मेरे से पहले की बात है। अगर आपसे पहले की बात है तो फिर आप छोड़ दीजिए ये काम। आप पढ़ के आए, स्टडी करके आए, तैयारी करके आए, नहीं तो मुझे आपको बुलाएं। मौजूदा की बात की थी ना, रेफरेंस दिया जाता है मेरे भाई। हमारा पाकिस्तान 70 साल पहले बना, तो हम ये कह नहीं, हम 70 साल की बात नहीं करेंगे, आज इसकी बात करेंगे, नियाजी साहब की हुकूमत की बात करेंगे, चोरों की हुकूमत की बात करेंगे। अच्छा, नियाजी साहब को चोरों की हुकूमत है, बिल्कुल डाकू से भी बढ़कर है ये पाकिस्तान, ये डाकुओं से भी बढ़कर है। अच्छे ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, कोई ट्रैक पे नहीं लेके जा रहे हैं। इशारा में जब ट्रैक पर पाकिस्तान आ जाएगा, जब आवाम कहेगी कि हाँ हम महंगाई से अब तक नहीं है, ये आवाम तो खुश है, आवाम खुश है। हाँ जी, बिल्कुल नवाज गिलगित बल्तिस्तान के रिजल्ट आ गए, रिजल्ट वो सब धोखा है, कोई रिजल्ट सच्चा रिजल्ट नहीं है। नहीं सर, ये तो आप अपोजिशन का बयान बोल रहे हैं। मैं अपोजिशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अपोजिशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मानने वाली बात है। मैं कंडम करता हूँ मरियम नवाज को, बिलावल भुट्टो को और जितने भी वहां पर है, और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ को। जिन लोगों ने वहां जाकर तहरीक इंसाफ के वज़रा ने तकरीरें की है, अगर ये हुकूमत सच्ची है और हमारी अदलिया सच्ची है, उन सब की जो है ना फौरी तौर पर उनको नोटिस जारी करें, उनकी सीटें जो है ना वो उनको खाली करवा उनकी सीटें। जी नाज़रीन, उम्मीद है उनकी सीटें खाली करवाएंगे, री इलेक्शन कराएं, और उसमें नियाजी साहब भी शामिल हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रद्दी की टोकरी में क्या उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। वो तो चलते ही रहता है। कैसे चलता रहता है? आप अगर जुर्म करो तो वो जुर्म नहीं है, मैं अगर छोटी सी गलती करूं तो मेरे ऊपर जनाब अली सारे कानून, जो भी जुर्म करे वो तो जुर्म है। ये जुर्म किया है इन्होंने, ये फेक इलेक्शन है, ये इन्होंने जुर्म किया है। वहां जाकर जितनी तकरीरें की है, ये इलेक्शंस की एसओपीज की खिलाफवर्जी की है, तकरीरों से वोट डल गए, शामिल नहीं था ना उसके अंदर। ये जो एसओपीज बनी थी उसमें कोई सरकारी एसओपीज तो हुकूमत जो भी इलेक्शन कमीशन का जो रूल बनाया था उसको उन्होंने तोड़ दिया ना, उसको उनके खिलाफ कौन जाएगा? आप जाने देंगे? किसी को आवाज उठाने देंगे? आप मेरी आवाज पहुंचाएं वहां तक ना। चले, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट प्रोग्राम में बात कर लेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम एस सदर पुलिस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हमारे नस्ल पाकिस्तान जिंदाबाद।